अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं कहानी का अगला हिस्सा। कहानी का नाम है हमारी भीगी तेरे इश्क में। तो चले शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट। दरवाजा जोर जोर से बजने लगा था। वरदा को और भी ज्यादा खौफ महसूस हुआ था। वो और भी ज्यादा दुबक कर लेट गई थी जब उसे अपने अब्बा की आवाज सुनाई दी। वो उसे पुकार रहे थे। वरदा जल्दी से उठकर बाहर भागी। दरवाजा खोला तो रफीक भीगे खड़े थे। जब बिजली जोर से चमकी तो उसे साथ कोई 14-15 साल लड़का भी नजर आया जिसने कुछ जोर से पकड़ रखा था, सीने से लगाया हुआ था। जल्दी छोटे साहब अंदर चले। तो वो तीनों अंदर आ गए। दरवाजा अच्छे से बंद करके रफीक वर्दा से बोले, शहजादी जल्दी से वो छोटे छोटे कपड़े लेकर आ जो मैंने तुम्हारे संभाल कर रखे हैं। तो वो जल्दी से ट्रंक खोलकर उनको निकालने लगी। जब कपड़े लाकर रफीक को पकड़ाए तो उनके हाथ में एक नवमौलूद बच्चा था। अब्बा, ये बच्चा किसका है? वो चीखी। खामोश बेटी, खामोश। रफीक ने विरदा के मुंह पर हाथ रखकर खामोश करवाया था, जैसे कोई सुन ना ले। जल्दी जल्दी से उन्होंने उस बच्चे को कपड़े पहनाए थे, फिर चूल्हा जलाकर उसके पास रखा था। वो बच्चा ठीक नहीं लग रहा था। गरम दूध चम्मच से पिलाते वो मुसलसल कुछ पढ़ पढ़ कर फूक रहे थे। जब भी वो बच्चा जोर से रोया था और साथ ही उसने उल्टी कर दी थी। अब्बा ने जल्दी से दोबारा कपड़े बदले और साथ कुछ और भी बच्चे को दिया, शायद शहद था। तो बच्चा सुकून से सो गया था। वर्दा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम छोटे साहब और नन्हे साहब का ख्याल रखना। जब रोए तो हल्का नीम गरम दूध पिलाना, मैं कल बोतल ले आऊंगा दूध वाली। अच्छा अब्बा। और वो वर्दा ने कहा तो उन्होंने कहा, छोटे साहब आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप महफूज है। और अब नन्हे साहब बिल्कुल ठीक है, आप अब आराम करें। और फिर वो तूफानी बारिश में दोबारा निकल गए। वर्दा बच्चे को गोद में लिए बैठी थी जब बार बार नींद से गिर जाती थी। तुम सो जाओ, मैं ख्याल रखूंगा छोटू का। इस सारे वक्त में पहली वो लड़का पहली दफा बोला था। तुम कैसे इसका ख्याल रखोगी? इसकी मम्मा कहाँ है? मर गई। और बाप? वो भी। अब इसके माँ और बाप दोनों मैं हूँ। वो बच्चा गोद में लेकर बैठ गया। वर्द, वर्दा 2 मिनट में ही सो चुकी थी जबकि वो बच्चा फिर से रोने लगा था। चुप छोटू, मम्मा पास है। वो प्यार से उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। जब बच्चा चुप न किया तो उसने मजबूरन वर्दा को जगाया। छोटी लड़की उठो। लेकिन वो गहरी नींद में थी। जब उसने उसे जोर जोर से हिलाया तो डर कर चीख पड़ी। चुप चुप, मैं हूँ। उस लड़की ने उसे होश दिलाई। हाँ बोलो, क्यों जगाया? वो गुस्से से बोली थी। वो छोटू को चुप करवा दो, उसने इल्तिजा की। वर्दा ने जल्दी से बच्चे को गोद में लिया, फिर बोली, इसको भूख लगी है। फौरन से दूध पिलाया, कुछ गिराया, कुछ पिला दिया। लेकिन बच्चा आराम से सो गया तो वो दोनों भी सो गए। सुबह अब्बा की दस्तक से वर्दा की आंख खुली तो जल्दी से दरवाजा खोला। कैसे है छोटे साहब और नन्हे साहब? सो रहे? अच्छा ये रखो, मैं नाश्ता बनाता हूँ, कहकर वो किचन में चले गए। बच्चे को दूध पिलाया, कपड़े बदले, डायपर भी लगा दिया। बच्चा आराम से सो गया तो तीनों ने भी नाश्ता करने लगे। 3 दिन के बाद। छोटे साहब, मैं आपके साथ तो नहीं चल सकता, लेकिन मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। आप गाड़ी वाले को पता समझा दे। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा रफीक बाबा। वो इंतहाई एहतराम से बोला था। वरदा रोने लगी थी क्योंकि 3 दिन में वो बच्चे से बहुत ज्यादा अटैच हो चुकी थी। आप दोनों को जिंदगी में कभी भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। वो इंतहाई इत्मीनान से बोला। बच्चे को लेकर गाड़ी में सवार हुआ तो मुड़कर वरदा को देखा, शुक्रिया बोलकर चला गया। सारा दिन उदास गुजर गया। न जाने क्यों बार बार आंसू निकल आते। रात बिस्तर पर लेटते उसने फिर से पूछा, अब्बा मुझे बताओ ना, अम्मा कहाँ है? क्यों गई हमें छोड़कर? आज वो होती तो हमारे घर भी प्यारा सा मुन्ना होता। वो फिर से रोने लगी थी। सो जाओ वरदा, अब मैं तुम्हें रोता ना देखूं और ना उस औरत को दोबारा याद करते। अब्बा,
बस कहा ना शहजादी सो जाओ। तो रोते रोते न जाने कब नींद उस पर मेहरबान होगी और वो सो गई। गहरी नींद में उसे अपने चेहरे पे अपने बाप का लम्स महसूस हो रहा था। वो रो रहे थे, उसे प्यार कर रहे थे, लेकिन वो फिर से गहरी नींद में चली गई। वक्त का काम है गुजरना, और गुजरता गया। अब्बा ने वो नौकरी उसी दिन छोड़ दी और कहीं मजदूरी करने लगे। 2 साल में ही तबीयत बिगड़ने लगी थी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की और फिर एक दिन बेहोश हो गए। अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया इन्फेक्शन बहुत फैल गया है और आराम आना मुश्किल है। अब्बा ने अस्पताल के पलंग पे लेटे अपने छोटे साहब को मदद के लिए पुकारा। अब्बा को लगा कि वक्त करीब आ गया है, मेरे मुस्तकबिल की फिक्र ने उन्हें परेशान कर दिया। बेहतर मुस्तकबिल के लिए वहीं अस्पताल में मेरा निकाह अपने छोटे साहब से कर दिया, जो खुद शायद 15 साल 16 साल के थे, और यूं 11 साल वृद्धा का निकाह हो गया फोन पर। छोटे साहब ने आने का वादा किया कि वो जल्दी आ जाएंगे, और वो आए भी। कागजी कार्रवाई की और अब्बा को कहा परेशान नहीं हो, और चले गए। फिर मैं और अब्बा उनका इंतजार ही करते रहे। वो खर्चा लाजमी भेजते, लेकिन कभी सामने नहीं आते। मैंने आज तक सिर्फ उनको तभी देखा जब वो 15 साल के थे, और अब इस बात को 15 साल गुजर चुके हैं। अब्बा पहले तो ठीक हो गए और वक्त के साथ साथ कुछ काम भी करने लगे, लेकिन 7 माह पहले वो मुझे छोड़कर चले गए। सबसे तवील गुफ्तगू मेरी और अब्बा की उन आखिरी 2 रातों में हुई, और जाते जाते वो मुझे सब बताते चले गए, अपनी जिंदगी के वो पहलू जिसे उन्होंने छुपा कर रखा था। वो बोलते बोलते चुप हुई तो करमशाह ने उसके गुलाबी आंखों को देखा। क्या वो रो रहा था? नहीं, ये गुस्से की ज्यादती से गुलाबी हुई है, उसने दिल को समझाया। करमशाह ने जिन नजरों से वरदा को देखा था, वो बच्ची नहीं थी कि समझ नहीं पाती। और उसका निकाह, वो उसको ये सब इसलिए बता रही थी कि वो अपने कदम पीछे मोड़ ले, क्योंकि उनके दरमियान कोई किसी भी किस्म के मामलात नहीं हो सकते। करमशाह तो सिर्फ एक इसी बात पे रुक गया था कि मेरा निकाह अब्बा ने फोन पर ही अपने छोटे साहब से करवा दिया। फिर वो आए थे, लेकिन मुझे मिले बगैर चले गए। मैंने आज तक सिर्फ उनको तभी देखा जब वो 15 साल के थे, और अब इस बात को 15 साल गुजर चुके हैं। उसके दिल को एकदम कुछ होने लगा, गाड़ी में घुटन होने लगी थी। वो गाड़ी रोककर बाहर निकल गया, जबकि वर्दा एक दफा फिर से सिसक पड़ी थी। जिंदगी ने भी उसके साथ अजीब और गरीब खेल खेले थे। अब्बा के आखिरी 2 दिन नजरों के सामने लहराए तो वो सोचती चली गई, माशाअल्लाह मेरी शहजादी तो अब 25 साल की हो चुकी है, अपना अच्छा बुरा सब समझती है। छोटे साहब मेरी शहजादी को लेने जरूर आएंगे, मुझे पक्का यकीन है। अब्बा मुस्कुराए। वो नहीं आएंगे अब्बा, अल्लाह के वास्ते अब तो इस गलतफहमी से निकल आए। ना मेरी शहजादी ऐसे मायूसी की बातें नहीं करते, वो किसी बहुत जरूरी काम में मसरूफ है। उन्होंने वादा किया है कि वो जल्द बड़ी बेगम को लेकर आएंगे। कब कब हुई आपकी बात अपने छोटे साहब से अब्बा? वो चिढ़ सी गई थी जब अब्बा ने नजरें फेर ली थी। अभी कुछ दिन पहले। ट्रंक में एक बैग पड़ा है, वो लेकर आ। अब्बा के कहने पे वो बुरे दिल से ले आई थी, जबकि ये बैग उसने आज तक कभी खोल कर नहीं देखा था। एक तस्वीर जो अब्बा ने निकाल कर दी तो वो हैरान हुई। ये कौन है अब्बा? तेरी माँ। वो तस्वीर को देखती चली गई। रात की ड्यूटी बड़ी मुश्किल होती है। कभी कभार छोटी मालकिन छुट्टी छुट्टी दे देती थी, तो रात 1-2 बजे घर आ जाता। बड़ी खुदा तरस खातून थी, नेक और शरीफ। उस रात भी घर आ रहा था कि रास्ते में एक कोठी के दरवाजे पर एक औरत बेहोश दिखी। बरहना हालत, कपड़ों के नाम पर कुछ जाली के टुकड़े थे उसके बदन पर। इज्जत तार तार हुई लग रही थी। मैंने आज से पहले औरत की ऐसी बेहुरमती कभी न देखी थी। जल्दी से साइकिल से उतरा और अपनी चादर उसके जिस्म पे डाल दी। जवान था, लेकिन बदकिरदार नहीं था। मैंने उसे थोड़ी होश दिलाई और घर ले आया। अम्मा और अब्बा तो थे नहीं, अकेला ही था। तो उसे एक कमरे में लिटाया, उसके ऊपर चादर दी और बाहर आ गया। सारी रात सो नहीं सका। सुबह उसकी आवाज सुनाई दी तो मैंने कहा, आप जो भी आपके पास मेरी माँ के कपड़े रखे पहन ले और बाहर आ जाए। वो अम्मा की चादर में लिपटी बाहर आई। मैंने उसे नाश्ता बना कर दिया। वो रोने लगी और मेरे पूछे बगैर ही सुनाती चली गई। किसी सेठ ने रात गुजारने के लिए बुलाया और फिर शराब और नशे पर उस पर तशद्दुद किया।
मैंने देखा उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे और उसके मना करने पे उसने घर से बाहर फेंक दिया। पत्थर लगने से वो बेहोश हो गई। उसका एड्रेस पूछा तो पता चला बाजार हुस्न में तवाइफ के मर्तबे पे फायर है। मैंने कहा चलो तुम्हें छोड़ आऊं तो रोने लगी। मेरे पाँव में गिर गई। उसे वापस नहीं जाना था। मैं उसे निकाह कर लूं तो वो सारी जिंदगी मेरी गुलाम बनकर रहेंगी। मैं जवान था और बेपनाह हसीन, लेकिन मेरी तनख्वाह तो बहुत थोड़ी है। मैं गुजारा कर लूंगी, लेकिन वो अपने कॉल की पक्की नहीं निकली। शादी के 2 महीने बाद ही उसे ये जिंदगी अजाब लगने लगी। मैंने 2 जगह ड्यूटी शुरू कर दी थी कि कुछ दिन सुकून से गुजरे, लेकिन फिर उसकी कोख में तुम परवान चढ़ने लगी। उसे मालूम नहीं था ना मुझे। वक्त गुजरने लगा तो एक दिन बेहोश हो गई। मैं अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई, लेकिन वो तो खुशी नहीं हुई। उसे बच्चा नहीं चाहिए था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं बाप बन रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं उस गुर्बत में बच्चे पैदा नहीं कर सकती। डॉक्टर, आप इसको खत्म कर दे। उसने फौरन ही फैसला कर लिया और उसके खत्म होने के बाद मैं वापस चली जाऊंगी, क्योंकि इतनी गुर्बत में नहीं रह सकती। उसके अल्फाज किसी बर्ची की तरह मेरे सीने के आर पार हो गए। सॉरी, हम ऐसा नहीं कर सकते। आपकी 3 महीने की प्रेगनेंसी और इस तरह आपकी जान को भी खतरा है। डॉक्टर ने हमें घर भेज दिया, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद इस गुर्बत में इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। मेरा तो कसूर नहीं था। मैंने उस बच्चे की पैदाइश तक का वक्त मांगा और वो राजी हो गई, क्योंकि और चारा नहीं था। और फिर वो रात भी आ गई। मैं उसे अस्पताल लेकर गया, सारी रात दुआएं मांगी। सुबह सादिक के वक्त तो मेरी झोली में आ गई। वो कुछ कमजोर थी तो डॉक्टर ने 2 दिन अस्पताल रुकने को बोला। पहले दिन उसने एक दफा भी तुम्हें गोद में नहीं लिया। मेरा ख्याल था वो बल्कि वो बच्चा देखते ही नर्म पड़ जाएंगी, लेकिन उसने तो देखा ही नहीं। दूसरे रोज मैं उसकी दवाइयां लेने गया। जब वापस आया तो वो नहीं थी। नर्स को तुम्हारा ख्याल रखने का कहकर वो जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते एक एहसान वो मुझ पर कर गई थी कि वो तुम्हें साथ लेकर नहीं गई। और फिर मैंने अपनी शहजादी को माँ और बाप दोनों बनकर पाला। ये उसका पता है। सुना है कराची के बाजारे हुस्न की नायिका बन गई है। मैंने उसे उसी रोज तलाक दे दी थी, क्योंकि मेरी जोजियत में वो किसी और मर्द के हवस का सामान बनती मुझे मंजूर नहीं था। वर्दा, छोटे साहब का इंतजार करना, लेकिन कभी भी उस औरत के पास न जाना जिसका नाम अब ताराबाई है। मैं कभी नहीं जाऊंगी अब्बा, उसने रोते हुए कहा। दरवाजा खुला और करम शाह उसके साथ आकर बैठ गया। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थी और वर्दा अपने माजी के सफर पर। अब्बा उठो ना, अब्बा, अब्बा, वो चिल्लाई, लेकिन वो नहीं थे। कोई भी नहीं था। वो जा चुके थे और वर्दा इस भरी दुनिया में अकेली रह चुकी थी। फिर कुछ मोहल्ले वालों ने उनकी तदफीन कर दी। दुनिया के रंग तब खुलने शुरू हुए थे। फोन नंबर जो जो अब्बा ने दिया था वो मुसलसल बंद आ रहा था। अब्बा की वफात के चौथे रोज वो स्कूल पढ़ाने जाने के लिए घर से निकली तो लगा जैसे अब तो वो तन्हा खुले आसमान के नीचे आ खड़ी हुई है। कोई ना था उसका। वो अकेली थी। रात बिस्तर पर लेटे न जाने कितना रोई तड़पी और फिर नींद उस पर मेहरबान हुई और अपनी आगोश में ले लिया। कुछ दिन तो सुकून से गुजरे, फिर भेड़ियों से भरी दुनिया उस पर झपट पड़ी। सुबह स्कूल जाने के लिए निकली तो मोहल्ले का आवारा लड़का पीछे लग गया। वापसी पर घर तक पीछा किया। कुछ दिन तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक रात मुसलसल बजता दरवाजा वर्दा को कांपने पे मजबूर कर गया। किराए के मकान की छत और दीवारें बड़ी कमजोर थी। सारी रात वो दरवाजा बजता रहा, लेकिन उसने नहीं खोला। अगली सुबह वो अपने साथ अपने आवारा दोस्तों को भी लिए खड़ा था और वो वर्दा ने उससे देखते ही वापसी की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया, कमरे का भी बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद दस्तक शुरू हुई और फिर होती चली गई। अब तो दिन में भी सुकून नहीं लेने दे रहा था। दिन 12 के करीब वो अब्बा के बताए पते पर गई तो मालूम हुआ वो लोग तो घर छोड़कर कराची जा चुके हैं। मायूस वापस लौटी। अब्बा की कब्र पर जाके बहुत रोई। क्यों छोड़ा वर्दा को अकेला। हाल देखे मेरा क्या हो गया। उस रात वो लड़का घर के अंदर घुस आया।
वर्दा जाग रही थी, अल्लाह से अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआएं मांग रही थी। वो मुसलसल कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, कुछ टूटने की आवाज आई और उसके बाद खामोशी छा गई। मिर्जा ने कमरे में जो भी सामान मौजूद था वो दरवाजे के आगे लगा दिया। वो रात अल्लाह अल्लाह करके कट गई। सुबह वर्दा ने सबसे पहले अपना सामान पैक किया और चाबी मालिक मकान को देकर वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक बार फिर वो छोटे साहब के दरवाजे पे खड़ी थी, लेकिन उन्होंने उसका कोई पता नहीं दिया। उसने मजबूरन रेलवे स्टेशन का रुख किया। अब्बा, मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हो गई। अपने अब्बा की कब्र पर आखिरी फातिहा खानी करके वो कराची के लिए निकल आई। नया सफर, पहली दफा इतना लंबा सफर तय किया था। और फिर वो उस बाजार में पहुंच गई जहां उसकी माँ, नहीं ताराबाई थी। बहुत देर वहां खड़ी सोचती रही कि अंदर जाए या नहीं, लेकिन वो एक दफा ताराबाई से मिलकर पूछना चाहती थी कि उसके अब्बा का क्या कसूर था। अंदर का माहौल बहुत ही बुरा और वाहियात था। सामने ओरिया लिबास में एक पक्की उम्र की औरत बैठी थी। अरे लड़की, किधर मुंह उठाए चली आ रही हो? ये गार्ड्स किधर मर गए? इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ताराबाई से मिलना है। हाँ बोलो, मैं ही हूँ ताराबाई, क्यों मिलना है मुझसे? उसने वरदा को सर से लेकर पांव तक घूरा। इससे पहले कि वो कुछ बताती, ताराबाई का फोन बजने लगा और उसके साथ ही उसके तेवर भी। फोन बंद करके उसने फक रंग के साथ वरदा की तरफ देखा और उठते हुए उसके पास आई। मैं वर्दा रफीक, मोहम्मद रफीक की बेटी। ताराबाई की आंखें फैल गई थी ये सुनकर। यकीनन मुझे पहचान तो चुकी होंगी आप ताराबाई। मैंने पहचान, तुम यहाँ क्यों आई हो? ताराबाई ने उसे बाजू से पकड़ के कहा। मेरा बाप, मेरा सहारा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। इज्जत बचाने के लिए मुझे मजबूरन ताराबाई के कोटे पर आना पड़ा। वो रो पड़ी। अगले लम्हे वो वर्दा को तहखाने में बंद कर चुकी थी। मैं तुम्हें बाहर ना देखूं लड़की, वो अजनबी शख्स की तरह बोली। लड़की? वर्दा ने दुख से कहा, हाँ, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात याद रखो, मैं तुम्हें बाहर निकलने नहीं दूंगी। तुम्हें जो चाहे ये हो वो शब्बों के हाथों मंगवा लेना, लेकिन बाहर मत निकलना। सख्त लहजे में कहती वो बाहर निकल गई, जबकि वर्दा तो उसके अजनबी लहजे पर दुख से रो पड़ी। वो वाकई उसकी कुछ भी नहीं लगती थी। थोड़ी देर के बाद एक लड़की उसके लिए खाना लेकर आ गई थी। तुम बहुत प्यारी हो, उसने दिल से तारीफ की थी। तुम कौन हो? वर्दा ने पूछा। मैं बदनसीब, वो मुस्कुराई। मैं कुछ समझी नहीं। छोड़ो इस बात को, लेकिन तुम यहाँ खुद से क्यों आई हो? तुम्हें नहीं आना चाहिए था इस जगह। ये शरीफ औरतों के रहने की जगह नहीं। मैं वर्दा हूँ, मैं यहाँ कभी भी नहीं आती, लेकिन हालात ने इतने मजबूर कर दिया, मुझे आना पड़ा। मेरा नाम वर्दा है, वर्दा रफीक। तुम ताराबाई की रिश्तेदार हो? हाँ हाँ, नहीं, वो मेरी कुछ नहीं लगती। फिर तो तुम बहुत बुरी तरह फंस गई हो, वो वर्दा से परेशानी से बोली थी। क्यों? वो यहाँ से किसी को भी जाने नहीं देते। यहाँ कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ धंधा होता है। पैसे के लिए तो ये लोग औलाद को भी बेच देते हैं। तुम वापस चली जाओ, अभी के अभी। चटाक से थप्पड़ रसीद किया था शब्बों के मुंह पर ताराबाई ने। तुझे जो करने को पोलियो बोला वो कर, उसकी माँ ना बन। चल निकल और चाय बना के ला इस लड़की के लिए। वर्दा रफीक नाम है मेरा। वर्दा को बहुत गुस्सा आया था। जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए और कोई यहाँ ना आए। मुझे आराम करना है। वर्दा बेड पर लेट गई थी। दोनों चुपचाप बाहर निकल गई थी। ना चाहते हुए भी वर्दा के आंसू निकल पड़े थे। वो औरत उसकी माँ थी, लेकिन आप ठीक कहते थे अब्बा, मैंने यहाँ आकर गलती कर दी है। वो रोते रोते न जाने कब सो गई थी। 2 दिन के सफर ने उसे थका दिया था। वो काफी देर से सोकर उठी थी। उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ के लोगों के मामूलात, जिंदगी क्या है। उस वक्त बेचारे शब्बो बेचारी को क्यों जगाती। तो वो खुद ही पानी पीने की गर्ज से ऊपर आ गई थी। किचन ढूंढने में थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन मिल गया था। पानी पीकर वो वापस नीचे आ गई थी। ना उसने ताराबाई से बात करने की कोशिश की और ना ताराबाई ने। अलबत्ता शब्बो उसकी सहेली बन गई। वो तो जब फारिग होती तभी नमोदार हो जाती। अपनी जिंदगी याद करके बहुत रोती और वर्दा को भी कहती
जितनी जल्दी मुमकिन हो चली जाए यहाँ से। वर्दा को अब्बा की याद शिद्दत से सताती थी। वो वाकई अपनी जिंदगी का सफर एक गलत औरत के साथ शुरू शुरू कर चुके थे। वो तो उम्र के उस हिस्से में भी परेशान नहीं थी, ना उसे रफीक के मरने का कोई दुख था। आज वो जल्दी उठ गई थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने छोटे साहब को जल्द अज जल्द ढूंढ ले, लेकिन इतने बड़े शहर में वो अकेली कहाँ ढूंढेंगी, ये सोच उसे परेशान कर रही थी। जब ताराबाई उसके पास आई, मैं 2 एक दिन में कोई फ्लैट देख रही हूँ, तुम्हें वहां शिफ्ट कर दूंगी। मैं नहीं चाहती तुम यहाँ रहो, और दूसरा कि वो किसी को ये मालूम हो कि आप जैसी औरत मेरी माँ है। वरदा ने उसकी बात काटी। हाँ, यही समझ लो, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बच्ची पर बुरी नजर डाले। ये पहले अल्फाज थे जो ताराबाई ने मोहब्बत से कहे थे, वरना तो वो जहर ही उगलती थी। और मैं आज जाऊंगी, रात तक वापस आ जाऊंगी, वरदा ने बताना जरूरी समझा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाऊंगी, पहले अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ ना, फिर जाना जिधर भी हो जाना है, वो सख्त अल्फाज में कहती चली गई। इन दोनों में विरदा ने ऊपर जाकर देखने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि क्या हो रहा है और क्यों, जबकि वो ये जरूर नोट कर रही थी कि उसको लेकर ताराबाई को परेशानी बढ़ती जा रही थी। तुम ऊपर क्यों गई थी, वो इंतहाई गुस्से से पूछ रही थी। मैं तो ऊपर नहीं गई। वर्दा तो भूल ही चुकी थी कि वो ऊपर कब गई। वर, वर्दा उसने वर्दा को जोर से बाजू से पकड़कर पूछा, तुम कब गई और ऊपर, और क्यों? जब मैंने मना किया था, क्यों गई? वो सोचने पर वर्दा को याद आया, वो पहली रात 2 बजे के करीब पानी पीने ऊपर गई थी, और बस। क्यों गई तुम पानी पीने, वो परेशानी से बोली। देखो, वो बहुत बड़ा मसला हो चुका है, तुम्हें आईजी ने देख लिया और वो वजीर है कि तुमसे शादी करवा दूं उसकी। क्या? चीख पड़ी वो। इसीलिए तो मना किया था कि ये जगह अच्छी नहीं, तुम क्यों आ गई यहाँ? बहुत परेशान थी तो आपको पता चल गई ये जगह अच्छी नहीं? तब क्यों नहीं पता था जब मैं मुझे और अब्बा को छोड़कर आ सकती थी? वो गुस्से से लाल होकर चिल्लाई। बकवास बंद करो लड़की, कुछ सामान भेज रही हूँ, तो तैयार हो जाओ। तुम्हें महफूज जगह पहुंचाना है, मैं कह दूंगी कि इसकी शादी हो गई है, बाकी मेरा मसला। जल्दी तैयार हो जाओ, इतना कहकर वो ऊपर चली गई, जबकि वरदा तो लाल जोड़ा देखकर हैरान रही। लेकिन उसको अपना आप बचाने के लिए ताराबाई, जो सिर्फ नाम की माँ थी, उसकी बात मानना पड़ी। वो तैयार हुई तो ताराबाई ने उसे जल्दी से काले शीशों वाली गाड़ी में रवाना कर दिया। वो मुतमईन थी, कम से कम वो औरत माँ तो है, उसके साथ बुरा नहीं करेंगी। गाड़ी एक खूबसूरत वसी फार्म हाउस में आकर रुकी। वरदा को तो ये घर देखकर हैरत हुई थी। इतना बड़ा शानदार घर, उसने दिल ही दिल में सोचा। बीबी, आप कमरे में चली जाए, अंदर से सामने है कमरा। भाई, मेरा बैग दे दे, मैं कपड़े बदल लूं। कौन सा बैग बीबी, मुझे कोई बैग नहीं दिया उन्होंने। क्या? वो तो कह रही थी कि लगता भूल गई है। चले, अगर कोई आया तो मुझे दे दीजिएगा। जी जी, मैं पहुंचा दूंगा, आप आराम करें, साहब अभी आने वाले हैं। साहब? कौन साहब? बीबी, इस फार्म हाउस के मालिक, ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा है। वो अंदाजा खुद अंदर दाखिल हुई तो सारा फार्म हाउस साए साए कर रहा था। कोई भी तो नहीं था यहाँ, कोई है? वरदा ने आवाज दी, लेकिन कोई भी नहीं था। वो कमरे में चली गई। कमरा साफ सुथरा और कुशादा था, बिल्कुल अमीरों वाला। अब तक उसने उसे कोई भी चीज गलत नहीं लगी थी कि वो डरती। हाँ, मुझे बचाने के लिए ही यहाँ भेजा है, वो कुछ मुतमईन थी। काफी देर इंतजार के बावजूद भी कोई उसका बैग लेकर नहीं आया। वो बेचैन हो रही थी, उसे दुल्हन वाले लिबास में। और जो तस्वीर ताराबाई ने लेनी थी सबूत के तौर पे, वो उसने बना ली थी। रात 12 के करीब उसे गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी, फिर किसी के बोलने की। वो 2 मर्द थे जो आपस में बातें कर रहे थे। शायद भेज दिया मेरा बैग। तो उसने दरवाजा हल्का सा खोला, लेकिन कानों में पड़ने वाले जुमले ने उसे साकत कर दिया। क्या वो आ गई? जी बॉस, वो कमरे में मौजूद है। क्या तैयार है वो? मुझे किसी भी किस्म की कोई चिक चिक नहीं चाहिए, ताराबाई से पूछ लो। जी बॉस। हरी सर हिलाकर बाहर निकल गया। हेलो ताराबाई, क्या वो लड़की अपनी मर्जी से आई है? बकवास बंद ताराबाई, जितना पूछा गया उतना जवाब दो। अगर उस लड़की ने कोई भी गलत हरकत की तो जान से जाएंगी, बॉस बहुत गुस्से में है। ओके करके फोन बंद कर दिया गया था। इसे नहीं मालूम कि आगे से ताराबाई ने क्या कहा था, लेकिन जो भी था वो ठीक नहीं था। आप गलत जगह आ गई हो वर्दा। यहाँ तो ये लोग पैसों के लिए
اپنی سگی اولاد تک کو بیچ دیتے، کتوں کے آگے نوچنے کے لیے ڈال دیتے۔ اس کے کانوں میں شبوں کی آواز گونجی۔ کیا اس عورت نے اس کا بھی سودا کر دیا، اس کی عزت داؤ پر لگا دی؟ کیا کوئی ماں اتنی بھی گری ہوئی ہو سکتی ہے؟ آنسو خود بخود بہنا شروع ہو چکے تھے۔ اس لیے ایسے دلہن بنا کر بھیجا ہے مجھے، میری عزت نوچنے کے لیے۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، بھاگنا چاہتی تھی لیکن باہر تو وہ شخص بیٹھا ہوا تھا جو اسے خرید چکا تھا، شاید ایک رات یا اس سے زیادہ کے لیے۔ پھر وہ باہر نکلی تو لاؤنج میں نہیں تھا۔ موقع اچھا تھا، وہ ہال کے دروازے تک آئی تو سامنے لان میں بیٹھا تھا، وہ دو گن مین دروازے پہ کھڑے تھے۔ وہ واپس مڑ گئی۔ اب تو سہارا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات تھی، ورنہ جو کچھ مرضی ہو جائے اس عورت کے پاس کبھی مت جانا۔ ابا کے الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح کانوں میں پڑ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دے ابا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ پھر اس نے کمرے کا جائزہ لیا تو سامنے قیمتی شیشے کا واز رکھا دکھائی دیا۔ لمحے میں اسے توڑ چکی تھی۔ میں تمہیں اپنی عزت کے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گی، مکرو انسان۔ وہ شیشے کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ وہی تو تھا اسے بچانے والا، لیکن اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔ کس کی اجازت سے تم یہاں نماز پڑھ رہی ہو، بولو؟ وہ چیخا تھا۔ خوف سے وردہ نے آنکھیں زور سے بند کر لی۔ وہ کانپ رہی تھی بری طرح سے۔ میں نے پوچھا کس کی اجازت سے تم نماز پڑھ رہی تھی؟ اب اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی اس کے بالوں پر۔ جواب دو ورنہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں قتل کر دوں گا۔ اگلے پل وہ چلا کے پیچھے ہٹا تھا کیونکہ وہ اس کے ہاتھ پر شیشے کا ٹکڑا مار چکی تھی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے اس مہنگے ترین شیشے کے شو پیس کو توڑ کر ہاتھ میں پکڑا تھا، اور اسے اپنا ہاتھ بری طرح سے کٹ گیا تھا، پر اس کو پرواہ نہیں تھی۔ تمہاری اتنی جرأت، تم کبیر شاہ پر حملہ کرو؟ اگلے 2 منٹ میں اس کے ہاتھ کا نشان وردہ کے منہ پہ چھپ چکا تھا۔ پھر 1 2 3 تھپڑ مارتا چلا گیا اور وہ کھاتی چلی گئی، پر کہاں، پھر بے ہوش ہو کے نیچے گر گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر، آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے بچا لے، میری عزت خطرے میں۔ اس نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے مدد مانگی تھی لیکن وہ باہر اس نے ڈاکٹر کو بولنے سے روک دیا۔ آپ بھی عورت ہے، ہو سکتا ہے آپ کی بھی بیٹی ہو، پلیز میری مدد کرے۔ اوکے، میں کچھ کرتی ہوں۔ پھر وہ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے باہر نکلی تھی۔ اتفاق سے اسے جلد ہی رکشہ مل گیا۔ بی بی کہاں جانا ہے؟ رکشہ ڈرائیور نے پوچھا۔ بازار حسن، آنسو پوچھتے وہ سوار ہوئی تھی، اور پھر وہ تو بیگ لے کر واپس لاہور جانا چاہتی تھی، لیکن کبیر شاہ کی گولی نے ہاسپٹل سے نواب شاہ پہنچا دیا۔ وہ وردہ، ہم حویلی پہنچ چکے۔ کرم شاہ کی آواز پہ وہ تلخ یادوں سے نکلی تھی۔ شکر ہے بی بی آپ مل گئی، ہم بہت پریشان تھے۔ آپ کہاں چلی گئی تھی اور کیوں؟ وسائی بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ وسائی بی بی کو کمرے میں جانے دو اور کھانا تیار کرے، ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے، کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وردہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج ایک دفعہ پھر سے وہ کرم شاہ کی وجہ سے بچ گئی تھی، اور وہ اس کا یہ احسان کبھی بھی نہیں اتار سکتی تھی۔ کالی نیٹ کی ساڑی زیبتن کی، جس کے بلاؤز کی باریک ڈوریاں اس کی کمر کو چھپانے میں قاصر تھی، گہرے گلے سے نظر آتی اس کی گہرائیوں کو وہ مزید ابھار چکی تھی۔ کھلے بال اور برہنہ بازو، آدھے سے زیادہ برہنہ سینہ، گہرا میک اپ، نیٹ کی ساڑی سے نظر آتا اس کا پیٹ اور ناک پر بندھی چین کسی بھی مرد کو ہوش اڑا سکتی تھی۔ وہ کہیں سے بھی 50 سالہ عورت نہیں لگ رہی تھی۔ ہاتھ میں لیا حرام مشروب اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ وہ مدہوشی میں صوفے پر اس انداز میں بیٹھی تھی کہ اچھے اچھے مردوں کو ڈول سکتی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، مبارک ہو میری جان، مبارک ہو، مر گیا وہ بڈھا، آج سے میری جان، میری تتلی آزاد ہے۔ بے باکی سے اس کے نظر آتے سینے کو چومتے وہ مدہوش ہوا تھا۔ اسی دن کا تو مجھے انتظار تھا، اس کی ساری جائیداد میری، میں اس آوارہ کو ایک ٹکا بھی نہیں دوں گی۔ وہ مزید اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ بدبخت تھا وہ کمینہ جو اتنے حسن کو قدر نہ کر سکا۔ اس کے ہاتھ اس کے جسم پر کسی سانپ کی طرح رینگ رہے تھے جب وہ جھٹکے سے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو میری جان، بہت حسین۔ وہ پاگل ہوا تھا۔ اس تعریف کو سننے کے لیے میرے کان ترس گئے تھے۔ حنا بیگم نے اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے کہا، اب نہیں ترسیں گے، یہ تعریف روز ہوں گی اور بار بار ہوگی۔ اس کے بلاؤز کی ڈوریاں کھولتے وہ مسکرایا تھا، جبکہ حنا بیگم بھی مسکرا دی۔
गोद में उठाया और उसे बेड पर ले आया। आज भी तुम किसी 18 साल की लड़की से ज्यादा पुरकशिश हो। तुम्हारा ये जिस्म किसी जवान दोशीज़ा की जैसी लज्जत रखता है। जानती हो इसे मेरी कदर नहीं थी, लेकिन तुम हो मेरे असल कदरदान, मेरे आशिक हूं ना। एक अदा से पूछती, वो साड़ी का पल्लो हटा चुकी थी। हाँ हूं ना, मैं ही तो हूँ। वो पागल होता उसकी बाहों में भर चुका था। जबकि हिना बेगम ने रश्क से अपने आशिक को देखा, जिसकी शिद्दतों में उससे बढ़कर उसका साथ दे रही थी। वे बाकी की सारे हदें पार करते हुए दोनों आपस में गुम हो चुके थे। हम शादी कब करें? हिना बेगम सरमद आगा के बरहना सीने पे सर रखे बोली थी। इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान, पहले अपनी इद्दत तो पूरी कर लो। हाँ हाँ हाँ, इद्दत? कौन सी इद्दत? मैं उस शख्स के नाम की कोई इद्दत नहीं करूंगी। तुम जल्द अज जल्द मुझसे निकाह कर लो। और एक अदा से उठती उसे अपनी तरफ माइल कर चुकी थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत जल्द। अब ये घर तुम्हारा है और तुम मेरी। वो उसके ऊपर आते मदहोशी में बोला था, जबकि हिना बेगम तो जुनूनी हो रही थी। आखिर उसे उसकी मोहब्बत मिल गई थी लंबे अरसे के बाद। गुनाहों की लिज्जत में डूबे वो भूल चुके थे कि वो मुसलमान है, जिना हराम है। लेकिन ये सबक उनको वक्त पढ़ाने वाला था, बहुत जल्द। क्योंकि बुराई जितनी भी हो, बड़ी हो, मिट कर रहती है। औरत अपने शौहर के साथ महफूज होती है। लेकिन हिना बेगम को इस वक्त कदर सिखाएगा। औलाद, शौहर, घर औरत के लिए कितने जरूरी है, ये बात वाज़ह हो जाएगी। गुनाह में बहुत लज्जत है, लेकिन आर्जी है और फिर भयानक अंजाम। अम्मा का हाथ थामे वो बस उन्हें देख रहा था। एक ही तो वाहिद रिश्ता था उनका, और वो इतनी तकलीफ में कि बयान से बाहर था। फोन की घंटी बजी तो वो फोन नंबर देखकर बाहर आ गया। सर, कुछ वीडियोस भेज दी है, देख ले। सब कुछ ठीक है? न- लग तो ठीक रहा है, लेकिन ये लोग इतने सीधे नहीं है जितने हमारे सामने बन रहे। आप नजर रखे इस पर, वो साथ साथ कुछ और भी कर रहा है। तुम परेशान नहीं हो, बस अपना ख्याल रखना। और कहीं भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी जान को कोई खतरा है, लम्हा जाए किए बगैर गायब हो जाना, समझे? जी सर, मैं समझ रहा हूँ। सर। बोलो। आप उनका ख्याल रखना प्लीज। वो हल्का सा मुस्कुराया तो कॉल बंद हो गई। कबीर शाह ने दूसरी तरफ कॉल मिलाई। कैसे है आगा जी? ओह मेरे शाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? लगता है मसरूफ है, रात भी तो काफी हो चुकी है। बस शाह जी अपनी जाने मन में मसरूफ था, उसने हिना बेगम को अपने ऊपर कराते हुए कहा। गुड, तो कल मिलते हैं, अभी आप इंजॉय करें। जी जी जरूर शाह जी, कहते उसने कॉल काट दी, जबकि कबीर शाह दोबारा अंदर चला गया। वो अम्मा अम्मा को एक लम्हा भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। 15 दिन गुजर गए। अम्मा को वो घर ले आया, लेकिन वो बस एक खामोश गहरे सदमे से दिमाग सुन्न हो गया। वो ना तो कोमा में थी, ना ही होश में। अपने मामलात कम से कम करता वो अम्मा की खिदमत में मसरूफ था। साई सरकार किधर है? आज पूरे 15 दिन के बाद वो पूछ रही थी। इस दौरान ना करम शाह ने उससे मिलने की कोशिश की, ना वरदा ने। शायद शायद दोनों को ही संभलने के लिए वक्त जरूर की जरूरत थी। बीबी, वो काम पर चले गए और अब वो कुछ दिन हवेली नहीं आएंगे। क्या काम? हमको तो नहीं मालूम बीबी, बस साई सरकार जाते हुए बताते हैं कि काम पे जा रहे। फिर कभी कुछ दिन तो कभी ज्यादा दिन के लिए वो चले जाते हैं। ठीक है। वो सामने सोफे पे बैठ गई थी। वसाई, साई सरकार ने हवेली में कोई भी तस्वीर नहीं लगा रखी, ना अपनी, ना अपने भाई जी की, ना बड़ी अम्मा की। बीबी, साई सरकार को बड़ी अम्मा ने मना किया, वो नहीं लगाने देती, बोलती है नजर लग जाएगी। और फिर भाई जी तो साई सरकार से भी ज्यादा सोहने हैं, और इज्जत तो इतनी करते हैं कि क्या बताओ। मेरी उम्र कोई 22 से 20 साल होगी जब बड़े साई का इंतकाल हो गया। जाते जाते खास तौर पर बड़े साहब का ख्याल रखने का कहा, और ये हवेली उनके नाम कर दी। बड़ी बीबी साई तो पहले ही फौत हो गई थी। छोटी साई वही शहर में ही चल बसी। बड़े साहब ही एकाज थे। बड़े साई ने सारी जमीनें जायदाद बड़े साहब के नाम कर दी। मैं तो बचपन से इधर हूँ, और फिर इधर ही शादी हो। फिर एक दिन बड़े साहब साई सरकार को मेरी झोली में डाल गया। तब से अब तक मैंने ही माँ बनकर पाला है। साई सरकार की माँ? वो तो जी जन्म देते ही अल्लाह की प्यारी हो गई। बड़े साहब तो खुद अभी बच्चे थे, तो कैसे संभालते।
मैंने भी अपनी बेटी के बावजूद साई सरकार को पूरी ईमानदारी से पाला है। वो बड़ी तवज्जो से वसाई की बातें सुन रही थी, जबकि कोई दूर बैठा उसके खूबसूरत चेहरे को देखते मुस्कुरा रहा था। मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी लिटिल गर्ल। वर्दा के गायब होने से अगले रोज वो सर झुकाए उसके सामने खड़ा था। मुझे माफ कर दे सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो सर झुकाए उसके सामने खड़ा था, जबकि वो अभी भी मुंह दूसरी तरफ किए खड़ा था। कैसे हो गई गलती तुमसे? गलती जैद, तुम जानते हो हमारे काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। सर, सारा काम मुकम्मल था मैम। जैसे ही बस से उतरती हमने उन्हें महफूज जगह मुंतकिल कर देना था। लेकिन लेकिन क्या जैन? वो बहुत आहिस्ता से बोला था। सर, पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई और मैम रास्ते में ही कहीं उतर गई, जबकि मुझे मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी रात को किसी अजनबी जगह पे उतर जाएंगी अकेली। जब मेरी आंख खुली तो हम नवाब शाह पहुंच चुके थे। बस ड्राइवर तो खुद नींद में था, उसे तो वो याद भी नहीं थी। तुम कैसे सो गए जैन? वो दोनों हाथ जमीन पे मारता चीखा तो जैन 2 कदम पीछे हुआ था। सर, शायद रात भर और सफर लंबा होने की वजह से मुझे नींद आ गई। वो घबराते हुए बोला। अब तुम कुछ दिन तक बिल्कुल भी नहीं सो सकोगे जैन। उसने इतना कहा तो वो चिल्ला उठा। सर, मुझे माफ कर दे, मैं वापस जाता हूँ। सारे रास्ते में हर स्टॉप पर रुककर उनका पता लगाऊं। मुझे एक मौका दे दे सर। उसने गहरी नजर से उसे देखा और बोला, ओके जाओ, एक दिन है तुम्हारे पास, सिर्फ एक दिन और बस। जैन अगले लम्हे गायब हो चुका था। मैं नहीं चाहता लिटिल गर्ल कि तुम्हें तुम्हारी वजह से कोई भी तकलीफ पहुंचे, लेकिन जो तुम कर चुकी हो ये नहीं करना चाहिए था। नहीं पहुंचानी चाहिए थी खुद को तकलीफ। अब जो तकलीफ मैं तुम्हें दूंगा वो कैसे बर्दाश्त करूंगी तुम? लेकिन सजा तो मिलेगी ना, हर हाल में मिलेगी। मुझसे दूर जाने के लिए खुद को तकलीफ क्यों दी? मेरी बात तो सुन लेती। वो गुस्से से दहाड़ा जब दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, कमिंग। सर, वो पहुंच चुकी है। उसके खास बंदे ने आके इतला दी। हाँ, उसको बताओ उसने कबीर शाह से क्या छीनने की कोशिश की है। उससे पूछो, नहीं बताती तो जो तहमीना कर सकती है वो करे उसके साथ। मुझे उसके मुंह से एक एक लफ्ज सुनना है। समझ रहे हो? एक एक लफ्ज। ओके सर, कहता वो बाहर निकल गया, जबकि कबीर शाह लैपटॉप ऑन किए कुछ देखने लगा था। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक मेरे छोटे, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाई जी। मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। हाँ हाँ, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। कबीर शाह सारे काम छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया था। भाई जी, मुझे एक लड़की मिली है आज सुबह, बहुत जख्मी थी। उसको गोली लगी थी, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने डॉक्टर मोहम्मद के पास छोड़ दिया है। कैसी है वो? कबीर शाह उठकर खड़ा हो गया था। मतलब कैसी दिखती है? मैंने नहीं देखा भाई जी। शहर की लग रही है, यहाँ की नहीं है। बेहोश है, अभी होश में नहीं आया। मुझे वो ठीक नहीं लग रही है। उसको उसको ठीक होना चाहिए। वो बेचैनी से बोला। उसको कुछ नहीं होना चाहिए। क्या मतलब भाई जी? मैं कुछ समझा नहीं। करम, तुम आज वाला प्रोजेक्ट शुरू नहीं करोगे। मैं ये ड्यूटी किसी और को लगा देता। तुम उस लड़की का ख्याल रखो। भाई जी, वो मोहम्मद है ना? जो कहा है वो करो करम। और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें कोई लड़की मिली है। और उसको किसी भी तरह हवेली ले जाओ। आप कहना क्या चाहते हैं भाई जी? मतलब किसी लड़की को हिफाजत देना हमारी अवलियन तरजीह होनी चाहिए, समझ रहे हो ना? जी जी भाई जी, आप फिक्र ही ना करें, मैं पता करके रहूंगा उसके साथ क्या हुआ। जिसने किया है मैं उसे जान से मार दूंगा। करम शाह गुस्से से बोला। हो सकता है कुछ गलत ना हुआ हो करम। जल्दबाजी से काम नहीं लो। जी भाई जी, कहते उसने फोन रख दिया, जबकि भाई जी की इसको कुछ समझ नहीं आई थी। हारिस, वो मिल गई है, करम के पास है, ठीक नहीं है, वो अस्पताल में है। मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ सब संभाल लेना। ओके सर के मैसेज के साथ ही वो रवाना हो चुका था। सफर बहुत बेचैनी से गुजरा था। इतना तवील सफर कबीर शाह ने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं किया था। वो गाड़ी हॉस्पिटल के दरवाजे पे रोकता बेसब्री से अंदर भागा था। करम शाह और डॉक्टर मोहम्मद कमरे में थे, जबकि वो पागलों की तरह सीधा इमरजेंसी में आया। वहां कोई भी नहीं था। नर्स उसको देखते ही बाहर चली गई थी। वो अभी भी बेहोश थी, रंगत जर्द हो चुकी थी। नर्स
करम और डॉक्टर को मेरे आने की खबर नहीं मिलनी चाहिए। जी सर, कहती वो बाहर निकल गई। बेचैनी से उसके करीब होता वो उसे शिद्दत से चूम गया। वो कोई दीवाना ही तो लग रहा था, जो कभी उसकी आंखों को चूमता तो कभी होठों को, कभी हाथ को पकड़कर बोसा देता तो कभी बालों पर अपने लब रख देता। क्यों दी खुद को इतनी तकलीफ? आहिस्ता से उसे खुद से लगाए वो पूछ रहा था, कितनी कमजोर लग रही हो। उसने फिर से लब उसके लबों पे रख दिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा लिटिल गर्ल। कुछ भी नहीं। वो उसके बालों पे रब रखते बाहर निकल गया। दिल को कुछ सुकून मिला था कि वो ठीक है। जाते हुए वो नर्स से खास ख्याल रखना बोलते जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। भाई जी, इस लड़की का नाम विरदा रफीक है, और बस इससे आगे वो कुछ नहीं बता रही है। ओके, इस पर जोर मत दो, मैं देख लूंगा, बस इसका ख्याल रखना। अब आगे क्या करना है? हवेली ले जाओ जैसे भी, और जो भी करके वहां से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, सबको बता देना। भाई जी, वो बहुत प्यारी है, करमशाह ने न जाने किस एहसास के तहत कहा था। हाँ वाकई वो बहुत प्यारी है, कबीर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको कैसे पता? क्या? कि वो बहुत प्यारी है? पागल, तुमने ही तो बताया है। कबीर शाह ने जल्दी से कहा। ओ यस, अब बंद करो फोन, काम करने दो। मैं उस शख्स को ढूंढ निकालूंगा जिसने, खबरदार जो तुमने कुछ किया, मैं देख लूंगा। कबीर शाह ने उसकी बात काटी। आ गई समझ? गुस्से से पूछा तो बस जी भाई जी कहकर फोन रख गया। मैं ढूंढ कर रहूंगा भाई जी, अब मैं बच्चा नहीं रहा, वो कहते अंदर चला गया। वो गाफिल नहीं था, बस उसकी खुशी के लिए कुछ दिन के लिए उससे दूर हो गया था। हाँ, दुनिया की नजरों में वो अभी भी उसे ढूंढ रहा था। उसका काम ऐसा ही था। वो किसी पर भनक भी नहीं पड़ने देना चाहता था। उसकी जिंदगी में एक लड़की कैद है। करमशाह की हवेली में लगे सीसीटीवी कैमरे हमेशा उसके फोन के साथ कनेक्ट थे। वो हर लम्हा उसकी खबर रखता था। अब तो उसकी मताए जान वहां थी। वो काफी कैसे गाफिल रहता, लेकिन वो नहीं समझ सका अपने भाई के बदलते तासुरात, उसकी आंखों की चमक, क्योंकि वो तो हर वक्त बस अपनी लिटिल गर्ल को ही देखता रहता था। वो ये भूल चुका था कि उसका भाई अब बड़ा हो चुका है, वो जवान हो चुका है, वो बच्चा नहीं रहा। उसकी दिल में ख्वाहिशें जन्म लेने लगी है। वो विरदा को किन अखियों से देखता है, वो समझ नहीं सका। उसका हाथ जल गया। वो तड़प कर अपनी जगह से उठा था। जब वो हाथ पर ट्यूब लगाए रोती हुई सीढ़ियों पर बैठ गई थी। कबीर शाह तो उसकी तकलीफ पर शदीद परेशान हो चुका था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो उसे फिर से मजीद परेशान करे। वो उसे वक्त दे रहा था ठीक होने के लिए, और वो फिर वो चाहता था कि वो उसे सब कुछ बताए जो इन दोनों के दरमियान है, वो बताए। लेकिन उसके लिए उसे कुछ दिन तड़पना था, ये दूरी बर्दाश्त करनी थी, क्योंकि वो समझती थी कि कबीर शाह से दूर जा चुकी है और उस बड़े हवेली में कबीर शाह उसे ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो हर लम्हा उसकी आंखों के सामने है। हर तरफ से डेरा और वो गांव हाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया। आईएसआई का यूनिफॉर्म पहने वो खूबरू नौजवान मुसलसल आगे बढ़ रहा था। खतरा बहुत ज्यादा था, क्योंकि 15 दिनों से जो रैकी की जा रही थी उसमें दिल दहला देने वाले इंकशाफात हुए थे। छापा छापा बड़ी गांव देखने में खूबसूरत तरीन गांव था, लेकिन जिसकी जमीनों पे लहलहाती फसलें दिन को सुकून और राहत देती थी। फसलों पर काम करती औरतें भी ऐसी ही नजर आती थी जैसे वो अपनी मर्जी से काम कर रही हो, क्योंकि गांव में अक्सर खातिन खेतों पे काम करती नजर आती थी। ये भी बड़ी सड़क से गुजरने वालों को एक ऐसा ही गांव दिखाई देता था। वृद्धा ने भी करमशाह की वजह से जल्दी में इस गांव में उतरने वाली गलती की थी, और वो तो बाल बाल उस मुसीबत से बच गई थी जो उस पर सब आने ही वाली थी। क्योंकि ओ भग्गो, तेरी धी किधर है? साई, वो बीमार है, काम नहीं कर सकती। भग्गो ने जमीन पर बैठकर वजह बताई तो वडेरा गुस्से से लाल होकर उस पर टूट पड़ा। जूते मुक्के डंडे से भग्गू को मारता चला गया। दो बंदे भेजकर भग्गू की बेटी और बीवी को उठवा लिया। वडेरे का हरामखोर बेटा उन दोनों को डेरे पर ले आया। बीमार है धीरानी, वडेरा तंज करते हुए बोला, और अपने बेटे को इशारा किया कि ले जा इन दोनों को अंदर और ठीक कर इनकी तबीयत। नहीं साई, रहम करे, मैं इन दोनों के हिस्से का काम भी करूंगा, छोड़ दो इनको। लेकिन दौलत और इक़्तिदार के नशे में चूर वो दोनों को अंदर ले गया। सारा दिन उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, इज्जत तार तार की। और जुरात कैसे हुई काम से छुट्टी करने की?
अल्लाह अल्लाह भग्गू अल्लाह को पुकारता होश से बेगाना हो गया। वडेरा उसके बंदे, जब दिल करता जिस औरत को भी मर्जी उठा कर ले जाते, वो दिन डेरे पे रखते, इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया जाता, जो दिल में आता करते, दिल भर जाने पे गांव में फेंक जाते। पूरे गांव में कोई औरत ऐसी होगी जो उनके शर से बच रह गई होंगी। फिर दौलत की हवस ने धंधा करवाना शुरू किया। वो गरीबों को थोड़ा सा कर्ज दे के गुलाम बना लेता, औरतों की पैरियों में बेड़ियां डाल देता, जो कर्ज वापस ना करता उनकी बीवी बेटी को बेच देता। पूरे गांव में कोई नहीं था जो उसे रोक पाता। जो जुल्म हद से तजावुज कर गया, वहां अनजाने में वर्दा रफीक ने कदम रखा। वो अपनी मर्जी से वहां सिर्फ एक रात के लिए रुकना चाहती थी, ताकि वो करम शाह से पीछा छुड़ा सके। लेकिन वो औरतों की चीखों से बहुत कुछ समझ गई थी। वो वहां से दौड़ लगा दी। ऐन मुमकिन था कि वो पकड़ी जाती, और उससे भी भयानक अंजाम होता अगर इस वक्त उसके पास करमशां नहीं होता और वो उसके इतने करीब नहीं होता। वर्दा के पीछे भागते लोगों के चेहरे और हुलिया करमशां को बहुत कुछ समझा चुका था। उस वडेरे को, हवेली को भी चारों तरफ से घेर लिया गया था। अब बचना नामुमकिन था। 4 जगह की निशानदेही की थी, एक और बैक वक्त चारों जगह रेड की गई, और दर्जनों औरतों, बच्चों और मर्दों को इन जालिमों के चुंगल से बाजियाब करवाया गया। ऑपरेशन कामयाब रहा। वडेरा पकड़ा गया था, जबकि उसका मर्दूद बेटा कत्ल हो गया। औरतों की जंजीरें खोलते वो खुशी से रो रही थी, बेतहाशा दुआएं दे रही थी। जल्द ही वो लोग सब क्लियर करके वापस निकल गए, जबकि करमशाह अपने गांव की तरफ चल दिया। आज वो पहले से भी ज्यादा मुतमईन था कि इस दुनिया में कोई भी काम बिला वजह नहीं होता। अगर मिर्जा उस गांव में ना उतरती तो उसे कभी भी पता ना चलता कि इतना जुल्म उसके साथ वाले इलाके में हो रहा है। दिल सरशार होकर वर्दा के गीत गा रहा था। वो बहुत बेचैन था। जल्द अज जल्द वो वर्दा के पास जाना चाहता था, वो उसे मनाना चाहता था, वो और जो उसके दिल में था आज वो उसे बताना चाहता था। वो बड़ी है मुझसे, मैं जानता हूँ, लेकिन मोहब्बत में उम्र कौन देखता है। कोई बात नहीं, अगर वो मुझसे 8 साल बड़ी भी है तो। वो मुस्कुराया था। गांव के रास्ते में ही एक छोटा सा बाजार था। करमशाह ने वहां रुककर फूलों का बुके ले लिया था। आज वो वर्दा को अपनी जिंदगी में हर सूरत शामिल कर लेगा, उसने सोच लिया था। वो नहीं जानना चाहता था उसके बारे में, और कुछ बस जो बेजान दिया काफी है। वो वर्दा को मना कर फिर भाई जी और बड़ी अम्मा को भी बता देगा। इमाम मस्जिद मोहम्मद अब्दुल्ला से वो पहले ही पूछ चुका था। अब या इमाम साहब, क्या किसी लड़की का निकाह 10-11 बरस की उम्र में कर दिया जाए तो वो निकाह हो जाता है? और अगर उस उसको कभी मिला ही ना हो तो क्या वो निकाह जो आज से 15 साल पहले किया गया तो निकाह मौजूद है? लड़की अपने शौहर का कब तक इंतजार करेंगी, जबकि उसका कोई अता पता नहीं। बेटा, सबसे पहले तो इस्लाम में निकाह बालिग बच्चे और बच्ची की हो जाने पर जायज है। इसके लिए 10 या 12 बरस की कैद नहीं है। अगर निकाह वली की मौजूदगी में बच्ची और बच्चे की रजामंदी से हुआ तो निकाह हो गया। अब दूसरी बात, रुजू नहीं किया, क्या कभी नहीं किया या कुछ अरसे से नहीं किया? नहीं किया, करम शाह ने बताया। औरत के शौहर के लापता होने पर इस्लाम 4 साल इंतजार करने की तालीम देता है, और अगर उसके बाद भी वो ना आए तो अगर रुजू किया तो इद्दत पूरी करे, अगर नहीं तो औरत दूसरा निकाह कर सकती है। क्या बच्ची के पास निकाह नामा या कोई पता या नंबर मौजूद है? जी मौजूद था, अब नहीं है। अगर जहन में हो तो पक्का यकीन कर ले इस बच्ची के शौहर की गुमशुदगी का। नहीं मिलता तो मुमकिन है वो वफात पा चुका हो। क्या करे, वफात ही पा चुका हो। करम शाह ने दिल से दुआ की। वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी चला रहा था। सफर जल्द ही खत्म नहीं हो रहा था। अल्लाह अल्लाह करके वो खुशी खुशी घर पहुंचा। तो वो अपने यूनिफॉर्म में था। पहले कभी वो यूनिफॉर्म में नहीं आता था, लेकिन आज उसने वर्दा को सब सच बताना था, तो वो यूनिफॉर्म में ही आया था। फूल निकाल कर वो मुस्कुराता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। सामने ही वो दुश्मने जान सीढ़ियों पर उदास बैठी नजर आई थी, अपने ही ख्यालों में गुम। क्या वो मुझे याद कर रही है? करम शाह के दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा था उसे देखकर।
कैसी हो? उसने हल्के से पूछा तो जो न जाने किन ख्यालों में गुम थी, एकदम से घबरा गई। आप आ गए साईं सरकार? वो जल्दी से खड़ी हो गई। फिर उसकी नजर उसके यूनिफॉर्म पर पड़ी तो उसने हैरान होकर पहले करमशाह को फिर उसकी यूनिफॉर्म को देखा। वो हैरानगी में बस उसे देखे जा रही थी। तो कौन हो तुम? एकदम से वो खौफजदा होती पीछे हटी थी। मैं हसास अदारों का सीक्रेट एजेंट हूँ वरदा। करमशाह ने साफ साफ बता दिया था क्योंकि वो उसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था। कितने रूप है तुम्हारे? वरदा ने बेयकीनी से पूछा। यही दो रूप है जो मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ। यहाँ मैं साई सरकार हूँ और अपने फर्ज पर ऑफिसर करमशाह। वरदा का रंग पल में फक हुआ था। क्या क्या जानते हो मेरे बारे में? उसने मजीद पीछे हटते हुए कहा। तुम मुझसे डर रही हो वरदा? करमशाह ने बेयकीनी से पूछा। वो दो कदम आगे हुआ तो वो चिल्ला उठी। दूर रहो मुझसे! करमशाह ने बेयकीनी से उसे देखा जो पल में जर्द पड़ हो गई थी। वरदा, क्या तुम ठीक हो? उसकी गिरफ्त फूलों पे मजबूत हुई थी। वो कांप रही थी लेकिन क्यों उसे समझ नहीं आ रही थी। विरदा, मैं तुमसे मोहब्बत। वो बेहोश होती सीढ़ियों पर गिरने ही लगी थी जब करमशाह ने उसे पकड़कर खुद में भींच लिया था। उसकी हालत समझ नहीं पा रहा था। फूल वहीं गिरते चले गए और उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा उसके कमरे की तरफ बढ़ा था। डॉक्टर मोहम्मद उसे चेक करके बाहर निकला तो मुस्कुरा रहा था। वो ठीक है, एकदम से डर गई थी और कुछ नहीं। बीपी लो है शायद, इसने सारा दिन कुछ नहीं खाया। वैसे तुम यूनिफॉर्म में उसके सामने क्यों आए? क्या जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही है? मुझे नहीं मालूम कि कैसा है, बस वो मुझे अच्छी लगती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो क्या सब कुछ पता लगवा लिया? जो उसने बताया वही काफी है। मुझे यकीन है कि वो सच बोल रही है। सोच लो करमशाह कुछ। प्लीज मोहम्मद, मुझे कोई बात नहीं करनी। उसने बात काट दी। फूलों का बुके उठाकर उसके कमरे में रख दिया और चेंज करने के बाद उसके पास आकर बैठ गया। वो गहरी नींद में थी जबकि करमशाह गहरी सोच में। उसका रिएक्शन अजीब था। 2 घंटे बाद ही वो जाग चुकी थी जबकि सोफे पे बैठे बैठे ही करमशाह सो गया था। वरदा ने गहरी नजरों से उसे देखा। तो क्या जो सोच रही है वैसा ही? नहीं, मेरा निकाह हो चुका, ये मुमकिन नहीं, उसने खुद से कहा और कमरे से बाहर निकल गई। किचन में आकर उसने सैंडविच बनाया, साथ जूस लेकर वापस कमरे में आ गई। करमशाह अभी भी सो रहा था। साई सरकार, साई सरकार! 2 दफा हिला बुलाने पर भी वो नहीं उठा तो वरदा ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया तो फौरन से उठ गया। क्या हुआ, तुम ठीक हो? बेसाख्ता उसका हाथ पकड़कर उसने परेशानी से कहा। मैं ठीक हूँ, आप ये खा ले और अपने कमरे में जाके आराम करे। वरदा ने सैंडविचेस की तरफ इशारा किया तो उसने मुस्कुरा कर देखा। हाँ मैं हाँ मैं सर हिलाता वॉशरूम चला गया। 2 मिनट बाद ही वो फ्रेश सा सोफे पे आके बैठ गया और खाना शुरू किया। मुझे बहुत भूख लगी थी। उसने सच बताने में बखल से काम नहीं लिया था। तुम भी खाओ, उसने सैंडविच पकड़ाते हुए कहा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ठीक, भूख नहीं है तब भी पकड़ो और खाओ। बीपी कितना लो है? विरदा ने पकड़ लिया और हल्के हल्के खाने लगी। क्या मैं यूनिफॉर्म पहनकर कोई खौफनाक जीन या भूत लग रहा था? उसके अचानक सवाल पे विरदा को बहुत जोर से खांसी आई तो वो जूस पकड़ाते बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं वापस जाना चाहती हूँ साई सरकार। वरदा की बात पे वो खाते खाते रुका, फिर संजीदगी से बोला, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? वो गुस्से से बोली। ये फूल मैं आपके लिए लाया था। वो बात बदल गया था। शुक्रिया, वो रुखाई से बोली। मैंने जो पूछा है वो बताए। वरना मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। जो है वाज़ा है। जो वो खड़ा होता हुआ उसके पाँव में आ बैठा था। वरदा घबरा गई थी। मैं तुम्हारे बारे में इमाम मस्जिद से पूछ चुका हूँ। इस निकाह की अब कोई शरई अहमियत नहीं है। हो सकता है वो शख्स अब इस दुनिया में ना हो जिससे निकाह हुआ था। और 4 साल इंतजार करना शर्त है। तुम्हें तो 15 साल हो गए इंतजार करते। वो नहीं आएगा। अगर उसने आना होता तो वो अब तक आ चुका होता। इस्लाम इजाजत देता है कि आप दूसरा निकाह कर ले। और मैं सारी सरकार, मिर्जा तेज लहजे में बोली। वो तेज तेज सांसें ले रही थी और आंसू से चेहरा भीग रहा था। करमशाह ने उसका हाथ पकड़कर
होठों के पास ले जाने की कोशिश की तो वरदा ने अपने हाथ खींच लिया। जाए यहाँ से, आप भी सब मर्दों की तरह निकले, कच्चे किरदार के। गलत, बिल्कुल गलत। मेरे भाई जी ने मेरा किरदार पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत बनाया है। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि किसी लड़की की तरफ देखूं भी। मुझे आप अच्छी लगती है, मैं चाहता हूँ मैं आपसे निकाह कर लूं। मैं कम से कम आज से 10 साल बड़ी हूँ और किसी के निकाह में हूँ। ये नहीं हो सकता। उम्र को जवाज मत बनाओ। कब तक अपनी इज्जत बचाती भागती रहूंगी? मान लो कि नहीं कोई तुम्हारा जो तुम्हारी हिफाजत करे। एक मजबूत मर्द ही तुम्हें मुआशरे की इन भेड़ियों से बचा सकता है। और मैं वादा करता हूँ मैं वो मजबूत मर्द बनूंगा जिससे तुम भाग रही हो। मैं उसे इस दुनिया से रुखसत कर दूंगा। वो बहुत ताकतवर है, मुझे ढूंढ निकालेगा। मेरी वजह से अपनी जान खतरे में मत डाले। वो मुसलसल रो रही थी। मैं छोटे साहब को कैसे भूल जाऊं? मैं उनसे वो बात अधूरी छोड़कर रो दी। मोहब्बत करती है? वो खामोश रही थी। बोलो ना, बताओ मुझे, उसने प्यार से कहा। वो कुछ नहीं बोली। उसने इनकार भी नहीं किया कि 20 साल पहले देखे हुए लड़के से मोहब्बत है जिसने दोबारा कभी पलट कर नहीं देखा। वो गुस्से से बोला, वो क्या करम? वो करम ने सवाल किया। वो आ जाएंगे, वरदा ने कमजोर सी आवाज में कहा। किसको तसल्ली दे रही हो? वो नहीं आएगा। करमशाह दहाड़ा तो वो वरदा ने आंखें बंद कर ली। रोने में शिद्दत आ गई। मैं नहीं कर सकती खयानत। वो मुंह हाथों पे छुपाए फूट फूट कर रो दी। मैं उसकी अमानत हूँ। वो जाते जाते अपनी अमानत कहकर गया था। करमशाह ने उसे रोने दिया था। अब भी उसके पैरों में बैठा था। अच्छा, एक डील करते। कैसी डील? मिर्जा ने हैरानगी से पूछा। अगर वो हमारे निकाह से 1 मिनट पहले भी आ गया तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप उसके साथ चली जाना। अगर वो नहीं आया तो आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी। बोलो, मंजूर है? मुझे वक्त चाहिए। नहीं, आपको मजबूत सहारा चाहिए। इंतजार पर जिंदगी नहीं कटती। बोलो, हिम्मत है तो करो मेरा चैलेंज कबूल। नहीं, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। वो हारी हुई लग रही थी। क्या बहुत मोहब्बत करती हो उससे? मोहब्बत तो छोटी सी चीज है। मैं तो उसके लिए फना हो गई साई सरका। मेरे साथ तो कुछ भी नहीं रही। बस वही तो है जो मुझ में है। लेकिन वो आया ही नहीं। कभी पलट कर वादा किया था मगर वफा नहीं किया। वो ऐसा तो नहीं था कि शायद वो वाकई इस दुनिया में नहीं है। इसने कबूल कर लिया। फिर थाम लो मेरा हाथ। मैं वादा करता हूँ कि आपको उसके वजूद में से उजड़ से उखाड़ फेंक दूंगा और करमशाह की मोहब्बत की मेहर लगा दूंगा। मुझे एक मौका तो दो। करमशाह ने वर्दा का हाथ पकड़कर होठों पर रखा। तो इस दफा उसने हाथ नहीं खींचा, लेकिन आंसू की रवानी जरूर बढ़ गई थी। अब ये खुशी के थे या गम के, करमशाह को इससे कोई गर्ज नहीं था। कबीर शाह अभी भी अम्मा को देखकर बाहर नाश्ता करने आया था जब उसका फोन बजा था। जी बाबा, खैरियत? फार्म हाउस के चौकीदार साहब, वो बच्ची आपके साथ 2 हफ्ते पहले आई थी। वो बार बार जाने का कह रही है। क्या करूं? नहीं बाबा, उसको जाने नहीं देना। मैं तो भूल ही गया था उसे। क्या वो ठीक है? जी साहब, हमने उसका बहुत ख्याल रखा था। मैं आता हूँ थोड़ी ही देर में। जी साहब, वो नाश्ता करने के बाद रज्जू के खास हिदायत दे के फार्म हाउस के लिए निकल गया था। वो फार्म हाउस पहुंचा तो वो उसकी मुंतजर थी। मैं लॉन में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही गाड़ी से उतरा, वो भागती हुई आई और एकदम से रोने लगी। सामान पैक करो, हमें जाना है, कहता वो अंदर जाने लगा। जब वो आहिस्ता से बोली, पैक है सामान, अंदर आओ, कहता वो अंदर चला गया, जबकि वो उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। वो जब से आई थी बाहर वाले कमरे में थी, क्योंकि अंदर तो कबीर शाह खुद लेकर आता था। वो उसे लेके आया था अंदर। कमरे में दाखिल होते उसने लाइट ऑन की तो पहली नजर उसके बेड पे के पास पड़े लॉकेट पर पड़ी। वर्दा के जाने के बाद वो सफाई करवा चुका था। कारपेट पर अब भी खून के दाग नहीं थे, लेकिन लॉकेट। उसने जल्दी से उठा कर देखा तो लॉकेट उसी का था जो बिल्कुल बेड के साथ पड़ा था।
اس لیے किसी को नजर नहीं आया। डब्ल्यू को के साथ जोड़ा गया था। लिटिल गर्ल, वो मुस्कुराया था। 17 दिन के बाद, उसके बाप के मरने के बाद, वो मुस्कुरा नहीं सका था। लॉकेट को लबों पे रखते वो चूमता चला गया। मेरी लिटिल गर्ल, मेरी प्रिंसेस, अब बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। सर, वो होश में आया इरम की आवाज सुनकर। बैठिए। उसने सोफे की तरफ इशारा किया और मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया। यकीनन उसके पास दिल का सामान आ चुका था और वो मसरूफ हो चुका था, लेकिन आज वो अपने मुकर्ररा वक्त से पहले ही बाहर निकल आया था और इरम को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने रज्जो को आवाज दी। रज्जो। जी साहब। इनको नीचे एक कमरा दे दो, ये खास तौर पर अम्मा का ख्याल रखेंगी। जी साहब कहकर वो उसे कमरे में ले गई। थोड़ी सी देर बाद वो उसे अम्मा की सारी दवाई और खाने पीने की रूटीन समझा रहा था। इरम अपनी बहन की जिंदगी के लिए कबीर शाह की सारी बातें मान गई थी। अम्मा देखिए कौन आया है, कबीर शाह ने कमरे में दाखिल होते मोहब्बत से कहा, लेकिन वह ना तो मुस्कुराई और ना बोली। ऐसे भी भला कोई करता है? आप तो रोग ही लगा गई, जल्दी करे, ठीक हो जाए। फिर आपकी बहू को लेने भी जाना है, बहुत याद करती है मुझे। और अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। आई समझ। वो अम्मा का हाथ चूमते इरम से मुखातिब हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ मुझे कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। यस सर कहती वो हल्का सा मुस्कुराई। जब कबीर शाह जाते जाते रुका, फारिग होकर मेरे कमरे में आ जाए। यस सर करती वो अम्मा के पाँव की मसाज करने लगी। कबीर शाह कभी कमरे में दाखिल हुआ तो उसे अपने सबसे पसंदीदा काम में मसरूफ हो गया। न जाने उसे उस मोबाइल में ऐसा क्या दिखता था जो वो घंटों बैठकर देख सकता था। आज की कहानी यहीं तक। इंशाल्लाह जल्द ही आगे की किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अगली किस्त में हम देखेंगे कि क्या कबीर शाह और वर्दा का सामना होता है, क्या करम शाह के दिल की बात कबीर शाह जान जाता है, और वर्दा किसके नसीब में मिलती है। अगली किस्त में हम देखते हैं। तो मिलते हैं अगला आगे। अल्लाह